A very good morning to all of you. If you guys are able to hear my voice clearly, please do raise your hand. Okay, and what about rest? Harshita, Mehul, Raviraj, Rahul, Sunita. Okay, class. So once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, yesterday we have started this chapter number 3 of your contemporary world politics, and the name of your chapter is US hegemony in world politics. Okay, so we understand the meaning of hegemony in short. What is hegemony? Hegemony means dominance or leadership. Okay, after that we talked about the beginning of the third world era. Okay, or you can say Gulf War. We will talk about Gulf War. First Gulf War once again elaborately. कल आपको मैंने बहुत ही short description में बताया था Gulf War. थोड़ा बुक से बाहर है ये, नॉट बाहर बट यस बुक में इतना इंफॉर्मेशन नहीं है जो आज मैं बता रही हूँ. सो प्लीज अच्छे से देखना, और कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो डू आस्क मी. आई विल टेक 5 to 7 minutes doubt class at the end of the session. Okay, so okay, first of all, Gulf War, we will understand ki what is this Gulf War, why do we call this Gulf War, और क्या है. This is the like map of सेंट्रल एशिया, और आप बोल सकते हो मिडल ईस्ट एशिया भी बोलते हैं, ये जो एरिया है. ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया, मिडल ईस्ट एशिया हो गया, तो इनको इस नेम से भी जानते हैं. ऑल दीज कंट्रीज, ईरान, जस्ट वेट, ओके, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, लेबनान, साइप्रस, इजिप्ट, जॉर्डन, all these countries, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE, United Arab Emirates, Oman, Yemen. So all these countries except इजराइल, ये जो एरिया देख रहे हो, ग्रीन वाला जो एरिया देख रहे हो, एक्सेप्ट इजराइल, ये सारा का सारा एरिया जो है सेंट्रल एशिया ही है. सॉरी, वेस्ट एशिया, ये वाला एरिया वेस्ट एशिया है, और इसको हम मिडल ईस्ट एशिया भी बोलते हैं. एंड एक्सेप्ट इजराइल, ये जितनी भी कंट्रीज थी अरब नेशंस थी. ठीक है, अरब रूलर्स थे यहाँ पे, और इस्लामिक बिलीव्स यहाँ पे है, तो अरब नेशंस है. ठीक है, एक्सेप्ट इजराइल. इजराइल जो है आपका रिलीजन जो फॉलो होता है वो जूविश रिलीजन को फॉलो करते हैं, ज्यूज रहते हैं यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट गल्फ वॉर, व्हाट इज दिस गल्फ वॉर? बिफोर फर्स्ट गल्फ वॉर, व्हाट इज दिस गल्फ वॉर? इस गल्फ वॉर को आप बहुत अलग अलग नेम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू यस्टरडे की ऑपरेशन डेजर्ट फील्ड के नाम से भी जाना जाता है ये. सॉरी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है. प्लस कुछ लोग इसे फर्स्ट इराकी वॉर के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट इराकी वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, फर्स्ट इराकी वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर. और व्हाई इट इज कॉल्ड एज गल्फ वॉर? ये जो एरिया देख रहे हो बेटा, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज नोन एज पर्शियन गल्फ. पर्शियन गल्फ क्यों बोलते हैं? ईरान का एंशियंट नेम जो था वो क्या था? पर्शिया था. That's why this area is known as Persian Gulf, and इसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं इनको पर्शियन गल्फ कंट्रीज भी बोला जाता है. तो दैट्स वाई अब ये गल्फ कंट्रीज के बीच में क्या था? वॉर था. गल्फ गल्फ कंट्रीज के बीच में और गल्फ में ही ये वॉर था. दैट्स व्हाई दिस वॉर इज नोन एज गल्फ वॉर. आई होप ये मैप आपको क्लियर हो गया. वेस्ट एशिया के नाम से, मिडल ईस्ट एशिया के नाम से ये कंट्रीज जानी जाती है. एक्सेप्ट इजराइल, ऑल दीज कंट्रीज, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, ऑल दीज कंट्रीज आर अरब nations. Okay, and first Gulf War, other names of first Gulf War is
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, अमेरिका ने बोला था, ठीक है, इसको फर्स्ट इराकी वॉर के नाम से भी जाना जाता है एंड फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस गल्फ वॉर की क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वी विल अंडरस्टैंड कि हुआ क्या था। अब देखिए, जो सदाम हुसैन है, हमने कल उनकी फोटो भी देखी और हमने देखा कौन है सदाम हुसैन, हमने सबने सुना भी होगा इनके बारे में। सदाम हुसैन जो है वो 1979 में इराक के रूलर बन चुके थे और 1980 से 1989 तक, 1980 से 1980 सॉरी 1980 से 1988 तक, फ्रॉम 1980 टू 1988 ईरान और इराक के बीच में ना वॉर चल रहा था, ठीक है। तब ईरान और इराक के बीच में वॉर चला था, क्यों चला था ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी मत हम बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगी कि ईरान और इराक में वॉर क्यों चला था। ईरान और इराक में वॉर चला था और इस वजह से जो इराक है, इराक इनकर्ड लॉट ऑफ डेप्ट, ओके, इराक इनकर्ड लॉट ऑफ डेप्ट और इराक को अब क्या है, पैसे देने थे, तो अब इराक के पास और कोई तरीका नहीं था और उसने क्या सोचा, कुवैत को, पहला रीजन जो आप बोल सकते हो कि वाई हमने जो हम अभी पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट सदाम हुसैन ने 1990 में कुवैत को इन्वेड किया था, ऑक्यूपाई किया था, तो कुछ रीजंस भी क्या थे। तो ईरान और इराक में बैकग्राउंड समझ आ गया कि डेप्थ था बहुत ज्यादा ज्यादा इराक में और ईरान को डेप्थ पे करने के लिए एक बहुत सारा डेप्थ था, इराक को डेप्थ पे भी करना था। सो व्हाट हैपेंड ऑन 2 अगस्त 1990, इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन ordered the invasion and occupation of neighboring Kuwait। अब डेप्ट को पे करने के लिए इराकी प्रेसिडेंट ने क्या किया था, इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन ने, उन्होंने 2 अगस्त 1990 को कुवैत को इन्वेड करने का ऑर्डर दे दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम कुवैत को ही इन्वेड क्यों करना चाहा, वो जॉर्डन को भी कर सकता था, सऊदी अरेबिया को भी कर सकता था। तो अब देखो, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, इनकी एक स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी है इनकी ऑयल, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये सारी की सारी कंट्रीज। तो अब मेन रीजन जो था कि इन्वेड करने का, जस्ट फर्स्ट रीजन इज कुवैत वाज अ रिच कंट्री, कुवैत बहुत रिच कंट्री थी और इससे ईरान के डेप्ट जो है इजीली पे हो सकते थे। सेकंड रीजन क्या था, डिस्प्यूट विद कुवैत, अब कुवैत के साथ ही डिस्प्यूट्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। अब ऑयल प्राइसेस की वजह से कुवैत के साथ क्या चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। अब एक आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ये जो कंट्रीज है गल्फ कंट्रीज, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के नाम से भी जानी जाती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये कोटास फिक्स करती है। अब ऐसे तो कोई भी कंट्री कितना भी ऑयल क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, और अब ज्यादा से ज्यादा अगर ऑयल प्रोड्यूस होगा, प्राइसेस जो होंगे ऑयल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस डिक्रीज ही होंगे, ठीक है। तो अब इसलिए ओपेक क्या करता है, इन कंट्रीज को कोटा देता है और उस कोटे के अकॉर्डिंग ही उनको ऑयल प्रोड्यूस करना होता है। बट कुवैत और सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा था, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया अराउंड लाइक 1990 के अराउंड में कुवैत और सऊदी अरेबिया में बोथ दीज कंट्रीज दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर देन देयर कोटा, कि जितना कोटा दिया था ना ओपेक ने, उससे कई ज्यादा वो क्या कर रहे थे, ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे। and because of them oil producing price is going down। अब इन दोनों की वजह से क्या हो रहा था, जो ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी।
ऑब्वियसली दोनों कुवैत और सऊदी अरेबिया ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए क्या हो रहा था, ऑयल की प्राइस डाउन जा रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब वहीं से परचेज करना प्रेफर कर रही थी, राइट। तो ऑयल की प्राइस डाउन हो चुकी थी एंड इराक फेसेस लॉस। ठीक है, इराक ने बहुत सारे लॉसेस को फेस किया। ऑब्वियसली इराक को बहुत सारा लॉस होगा। इराक ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्ट में था। ठीक है, ईरान के साथ फाइट होने के बाद बहुत ज्यादा डेप्ट में था, क्योंकि वॉर था तो वेपन्स में या फिर रिसोर्सेज में पैसा लगा था। तो वो पैसा उसने कहीं ना कहीं से लिया था, तो उसको पे करने के लिए उसे ऑब्वियसली अब रिसोर्सेज की जरूरत तो होगी। और अब कुवैत और सऊदी अरेबिया ऑयल, अपनी कोटे से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ऑयल की प्राइसेस डाउन जा रही थी। और ऑयल प्राइसेस डाउन हो रही थी, इट मींस लाइक क्या हो रहा था, इराक को लॉसेस फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो ये दो रीजन है कि इराक ने कुवैत में क्या करना चाहा। कुवैत को ऑब्वियसली एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, कुवैत एक छोटा नेशन भी है, तो उसको इराक के लिए उसे इन्वेड करना इतना इन्वेड करना इजी होगा, तो उन्हें उसने कुवैत को क्या किया, टारगेट बनाया। तो कुवैत के साथ क्या चल रहा था, एक तो ये डिस्प्यूट चल रहा था ऑयल प्राइसेस को लेके, और कुवैत एक रिच कंट्री भी थी। इसलिए जो इराकी प्रेसिडेंट थे सदाम हुसैन, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला और इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ नेबरिंग कुवैत ऑन 2 अगस्त 1990। और इस रीजन के अलावा वन मोर रीजन इज देयर, ये कुवैत है, कुवैत, जस्ट लेट मी चेंज माय पेंसिल कलर। कुवैत और इराक के बीच में बसरा, ठीक है, हमने एक पिक्चर देखी थी कल कि हाईवे की, ठीक है, कि वहां बसरा में, बसरा और इराक के बीच में एक जो हाईवे है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, अ, तो वहीं पे बसरा जो था बहुत ही यहाँ पे ऑयल, आप बोल सकते हो कि जो एक इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड थी। तो कुवैत वहां पे क्या कर रहा था, साइड ड्रिलिंग कर रहा था, साइड ड्रिलिंग कर रहा था। यहाँ पे जो बसरा है, बसरा में एक इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड थी, और कुवैत यहाँ पे साइड ड्रिलिंग कर रहा था। ऑब्वियसली इलीगल था। तो इस वजह से भी इराक और कुवैत के बीच में क्या चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे। और ये कुछ रीजंस हैं कि जो सदाम हुसैन है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन ने कि कुवैत को आप क्या कर लो, इन्वेड कर लो। So Saddam Hussein hoped that Kuwait's oil reserves would help to pay off the massive debt Iraq had occurred in its recent war with Iran. ठीक है, second, give Iraq significant bargaining power as the gatekeeper to Middle Eastern oil। और एक इम्पोर्टेंट कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर कुवैत उनके अंडर आ जाएगी, कुवैत को अगर वो इन्वेड कर लेंगे, तो मिडल ईस्टर्न ऑयल में, ठीक है, अब मिडल ईस्ट एशिया जाना ही उसके ऑयल की वजह से जाना चाहता है, तो मिडल ईस्टर्न ऑयल जो है वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगी। तो ये कुछ रीजंस थे कि सदाम हुसैन ने कुवैत को इन रीजंस की वजह से क्या किया था, इन्वेड किया था। बट बेटा उसके 5 दिन बाद ही, 2 अगस्त है ना, आफ्टर 5 डेज 7 अगस्त को क्या हुआ था, यूएस ने एक ऑपरेशन, आपके बुक में मेंशन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बट उससे पहले भी, उसके ठीक 5 दिन बाद में ही उन्होंने, यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, दैट इज ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड 7 अगस्त 1990 को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। अब इन्होंने क्या बोला था कि ऑब्वियसली यूएस बहुत प्यार से ही बात कर रहा था। इस ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के थ्रू उन्होंने क्या किया था, सऊदी अरेबिया ने, यूएन ने क्या कर दिया था, सेटल कर दिया था, फोर्सेस को सेटल डाउन कर दिया था। और यूएस बहुत सारी कंट्रीज को कॉल भी कर रहा था कुवैत को बचाने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, कोई भी कंट्री जो है अपनी किसी भी कंट्री को क्यों हेल्प करेगी, और स्पेशली यूएस क्यों इतना, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देखा है यूएस तभी एंट्री कर रहा था जब
उसे प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, ठीक है, या उसे किसी चीज का लॉस हो रहा था, तो अगेन यूएस भी यहाँ पे किसी लॉस, उसको लॉस होता है, इसी वजह से उसने कुवैत में क्या किया था, ये ही वॉज इंटरेस्टेड इन दिस गल्फ वॉर, ठीक है। फर्स्ट रीजन, वो ही वॉज यूएस इज अ फ्रेंड ऑफ सऊदी अरेबिया, वेरी फर्स्ट रीजन कि बहुत अच्छा फ्रेंड है सऊदी अरेबिया का। और सेकेंड रीजन जो था कि इफ इराक वुड हैव ऑक्यूपाई कुवैत, अगर इराक कुवैत को इन्वेड कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वर्ल्ड की जो 20% ऑयल रिजर्व्स है, 20% ऑफ ऑयल ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स कम्स अंडर इराक, एंड ऑब्वियसली 20% अगर वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व्स अगर इराक के पास चला जाएगा, और इराक के साथ उसके रिलेशन भी वैसे अच्छे नहीं थे, तो क्या होगा, यूएस को बहुत ज्यादा लॉस फेस करने को मिलेगा। तो ये दो मेन रीजंस थे कि यूएस ने एंट्री ली थी इस गल्फ वॉर में, यूएस बहुत इंटरेस्टेड था इस गल्फ वॉर को लेके, ठीक है। फर्स्ट रीजन सऊदी अरेबिया का जो था वो बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है। सेकंड रीजन क्या रहा है, अगर इराक कुवैत को इन्वेड कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, सॉरी इन्वेड तो कर ही लिया था, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो क्या होगा उससे कि वर्ल्ड की 20% ऑयल रिजर्व जो है इराक के अंडर आ जाएगी, और ऑब्वियसली यूएस हैव टू फेस सो मेनी लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट। So that's why US was so much interested in this Gulf War, in this first Gulf War. We will talk about second Gulf War also after 9/11 incident. Okay, जो 9/11 आपका है टॉपिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड गल्फ वॉर। और बेटा ये जो गल्फ वॉर है ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मे बी अगर सम ऑफ यू हैव लाइक ओल्ड बुक्स, तो उनके बुक में मेंशन नहीं होगा ये चीज, तो मैं आपको दे दूंगी अलग से उनके नोट्स, और एक क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ आ गया है कि व्हाई लाइक इराक, व्हाई यूएस was so much interested in the Gulf War, and why President Saddam Hussein ordered for the invasion and occupation of Kuwait, ठीक है। Now next, ओके, अब यूएस ने क्या किया था, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड जो है लगा तो दिया था, 5 दिनों बाद ही लगा दिया था, 5 दिन के बाद ही उसमें सऊदी अरेबिया ने, यूएस ने क्या कर दिया था, अपनी फोर्सेस को लगा दिया था, और वो क्या कर रहा था, पीसफुल डिस्प्यूट जो है ये पीसफुली खत्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, उसके लिए भी उसने बहुत ट्राई किया था। उसने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को, जो नाटो पावर या यूएन की जो मेंबर कंट्रीज थी, उनको कॉल किया कि व्हाई ही कॉल्ड फॉर टू सेव कुवैत को सेव करने के लिए उसने कॉल्स किए थे, बट ये ऑपरेशन डेजर्ट से बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो सक्सेसफुल नहीं रहा। सो फाइनली जब ये इंटरनेशनल यूएन इंटरनेशनल कंडेम, अरे ये चीज मैं आपको बताना भूल गई, दिस वाज मेट विद इंटरनेशनल कंडेमनेशन एंड ब्रॉट इमीडिएट इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट इराक बाय मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जब इराक ने कुवैत को इन्वेड कर लिया था, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जब ये मुद्दा गया या फिर ये बात गई, तो इससे क्या हुआ था, इंटरनेशनली कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे। सैंक्शंस मतलब कि अब इराक के साथ कोई भी यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो इराक के साथ ट्रेड नहीं करेगी, तो इराक के अगेंस्ट ये इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया था। और इसके बाद जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज हर्बर्ट विकर बुश, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। He deployed US forces into Saudi Arabia and urged other countries to send their own forces to the scene.
ठीक है। अब जनवरी 1991 में उन्होंने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसको अमेरिकन ने जो इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया में यूएस ने अपनी फोर्सेस को क्या कर दिया था, डिप्लॉय कर दिया था। और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को वो क्या बोल रहा था कि अपनी फोर्सेस जो है यहाँ पे आप भेजिए। सो एन array of nations joined the coalition and formed the largest military alliance since World War II। बहुत सारे नेशंस ने ज्वाइन किया। अप्रोक्सीमेटली 6,60,000 ट्रूप्स जो थे अलग 34 कंट्रीज से आए थे, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जितना ही एक मिलिट्री अलायंस, लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस जो है इन्होंने फॉर्म कर ली थी। सो दिस मैसिव कोalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated in it and known as the First Gulf War। This massive coalition जो 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज, ये 34 कंट्रीज का जो कोalition था, मिलिट्री अलायंस बनी थी अगेंस्ट इराक, ठीक है। और इस इराकी वॉर में, वॉर अगेंस्ट इराकी, इस वॉर में यूएस ने और इन कंट्रीज ने क्या कर दिया था, इराक को डिफीट भी कर दिया था, कुवैत को सेव कर लिया था। और इसी वॉर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं। और इस ऑपरेशन में जो 75% जो आपकी कोalition फोर्सेस थी वो कहाँ से थी, 75% coalition forces were from the US and it was led by the American German Norman Schwarzkopf। Okay, Norman Schwarzkopf ने इसे लेड किया था। 75% जो फोर्सेस थी वो यूएस से थी, ठीक है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और फर्स्ट गल्फ वॉर क्या है। नाउ, although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles, the Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait। अब सदाम हुसैन भी कुछ कम नहीं थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अब उस टाइम पे टेलीविजन बहुत, ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा उस टाइम पे चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला था कि अपने सोल्जर्स को, मिलिट्रीज को बोल रहा था कि हम जो हैं यूएस को, मतलब लाइक वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे थे इराकी फोर्सेस, वो प्रॉमिस कर रहे थे कि हम इन्हें हरा देंगे। बट फिर भी इराकी फोर्सेस ने क्या किया, कुवैत को इराकी फोर्सेस डिफीट हो गई और कुवैत को विड्रॉ कर दिया, जो इन्वेड किया था ना उसे छोड़ दिया था। सदाम हुसैन ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी और बोल रही थी कि हैड प्रॉमिस द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, कि लाइक हम जितने भी बैटल्स है उनके हम क्या है, उनकी उनकी मदर है, हम उनको, यूएस को हम हरा देंगे, ठीक है। बट इराकी फोर्सेस क्या कर रही थी, इराकी फोर्सेस ने इन्फ्लुएंस नहीं हुई और क्विकली जो है डिफीट हो चुकी थी और उन्होंने कुवैत को छोड़ दिया था। एंड आफ्टर द वॉर इराक को क्या करना पड़ा, इराक वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट to inspection to ensure it possessed no chemical or other weapons for mass destructions। Okay, अब Iraq was known for its chemical weapons, biological weapons और you can say military weapons के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है और जाना जाता था। तो अब यूएस क्या कर रहा था, यूएन सिक्योरिटीज इराक में आ के क्या कर रही थी, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कर रही थी कि वो किसी केमिकल वेपन को या बायोलॉजिकल वेपन को प्रोड्यूस तो नहीं कर रही है। ऑब्वियसली इराक हार चुका था तो अब उसके अंदर गुस्सा तो था, तो उसे इसलिए यूएस भी डर रहा था कि कुछ वेपन्स को तो वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स को तो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं या फिर बना तो नहीं रहे हैं, तो ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी रहा था। So that's why the first Gulf War revealed the vast technological gap। अब इस टेक्नोलॉजिकल गैप से पता चल गया था कि यूएस और जो अदर कंट्रीज हैं उनके बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है।
between the US military capability and the other states के comparison में US का जो military capability है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. Observers call smart bombs a computer war. अब बहुत सारे observers इसे क्या बोल रहे थे, एक smart बॉम्ब्स, यूएस ने जो स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए थे, इसलिए इस वॉर को एक कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना गया था. लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग बाय सीएनएन, ठीक है, यूएस की एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है. सीएनएन क्या कर रही थी, वर्ल्ड वाइड ये जो इराक ये वॉर चल रहा था, इसको ब्रॉडकास्ट कर रही थी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वीडियो गेम वॉर, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड जो है लोग इस वॉर को देख रहे थे, ठीक है, और देख रहे थे और अपने लिविंग रूम्स में बैठ के बहुत कंफर्टेबली क्या कर रहे थे, इस वॉर को देख रहे थे कि क्या चल रहा है. सो ऑब्वियसली इनक्रेडिबली द यूएस में एक्चुअली हैव मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर. बहुत प्रॉफिट हुआ, ठीक है. कुवैत ने, ईरान ने एंड सऊदी अरेबिया ने, आप जापान, जर्मनी बोल सकते हो, जापान, जर्मनी, इन कंट्रीज ने जो है यूएस को वॉर में जितना भी आप पैसा लगा था, ठीक है, जो मनी लगा था, वो यूएस को इन कंट्रीज से रिसीव हुए थे. सऊदी अरेबिया, कुवैत, जर्मनी, जापान, ठीक है, इन कंट्रीज से यूएस को पैसा मिला था बिकॉज ऑफ दिस वॉर. Now I hope this topic is very much clear to you. First Gulf War, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ये सारी चीजें नहीं थी, बट आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. मैं मेंशन कर दूंगी, तो आपको पढ़ते टाइम उसे समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. अगर इस वी विल कोई डाउट है तो मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ओके, सो लेट्स move to the slide. He was Saddam Hussein. बहुत सुना है इसके बारे में. जॉर्ज HW बुश, और इनको सीनियर बुश के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज जब हम सेकेंड गल्फ वॉर पढ़ेंगे, सेकेंड गल्फ वॉर में हम देखेंगे कि ये जो जॉर्ज वॉशिंगटन बुश जो थे वो वहां के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे. तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज सीनियर बुश, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, एंड जो आप जॉर्ज वॉशिंगटन बुश, उनको उसको सीनियर बुश का नाम भी दिया गया है. अमेरिकन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ये लेड कर रहे थे नॉर्मन स्कॉचकॉफ, ठीक है, अमेरिकन जनरल थे. ही वाज द पर्सन. ओके, सो आई होप दिस इज. Now just look at this highway जो बसरा मैंने बताया था. Just look at the map once again. कुवैत और इराक के बीच में ये वाला जो आप बाउंड्री देख रहे हो यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बसरा एक जगह है, और बसरा के में ही इन दोनों को कनेक्ट करता है. इराक और कुवैत को बसरा के पास में एक हाईवे है, दैट हाईवे ऑफ डेथ, ठीक है. उस हाईवे को हाईवे ऑफ डेथ के नाम से भी बोला जाना जाता है रोड को. सो दिस पिक्चर ऑफ बर्न्ड एंड ब्रोकन व्हीकल्स वाज टेकन ऑन द हाईवे ऑफ डेथ, a road between Kuwait and Basra, on which the retreating Iraqi army was attacked by American aircraft during the first Gulf War in February 1991. Okay, so अब कनेक्ट करो इस चीज को कि उन्होंने यहाँ पे ही, अमेरिका ने यहाँ पे ही क्या किया था, एयर स्ट्राइक कर दी थी, और यहीं पे ही कुवैत और बसरा के बीच में. क्यों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बसरा में क्या कर रहा था, कुवैत साइड ड्रिलिंग कर रहा था, ठीक है, तो डिस्प्यूट तो चल ही रहा था. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है इराकी आर्मी बहुत ज्यादा, इराकी आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया था, और यहाँ पे इराकी आर्मी भी बहुत ज्यादा थी. तो दैट्स व्हाई अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने फर्स्ट गल्फ वॉर जो 17 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 28 फरवरी तक चला था, अप्रोक्सीमेटली लाइक मोर देन वन मंथ ये आपका वॉर चला है.
Some commentators have suggested that the US forces deliberately bombed this stretch of highway where fleeing and out of combat Iraqi soldiers were stuck in a frenzied traffic jam, and that the victims included Kuwaiti prisoners and hostages and Palestinian civilian refugees. अब कुछ commentators बोल रहे थे यूएस ने जो है यहाँ पे जो बॉम्बिंग की है, लाइक इराक जो इनके पास वेपन्स नहीं थे या कोई सपोर्ट नहीं था यहाँ पे जो इराकी सोल्जर्स हैं, तो इसलिए यूएस ने क्या कर दिया, इनको यूएस ने बॉम्ब कर दिया। ठीक है, अब इस ऐसे ट्रैफिक जैम में, एक अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक जैम में इन्हें फंसा दिया था। और यहाँ पे खाली इराकी सोल्जर्स ही नहीं, यहाँ पे कुवैती विक्टिम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे यहाँ पे, और दूसरे सिविलियन रेफ्यूजीज, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज भी यहाँ पे जो थे स्टक हो चुके थे, यहाँ पे फंस चुके थे। सो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स जो है दे हैव कॉल्ड इट अ वॉर क्राइम एंड अ वायलेशन ऑफ द जिनीवा कन्वेंशन, कि अब यूएन ने कुछ नहीं देखा उस टाइम पे, यूएस ने, ठीक है, उन्होंने जस्ट ये बोला कि हाँ कि वॉर हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक यूएस ने अपनी बॉम्बार्डिंग कर दी थी। तो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स इसको वॉर क्राइम के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो यूएस है उसने जिनीविया कन्वेंशन का क्या किया है, वायलेशन किया है। ठीक है, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो नाउ thank you so much for listening to me. Now if you guys have